Good morning, students. Good morning. बहुत ऊर्जा है. Very good. आज ईद का पर्व है. आप सभी को ईद की शुभकामनाएं. ईद मुबारक. और अचानक से ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमने तय की और एक अवसर निकल के आया कि इस तरह से पटना में सभी लोगों का जुटान हो पा रहा था. तो एक विचार आया कि क्यों ना छात्रों को उनसे रूबरू होने का अवसर दिया जाए और छात्रों को उसका लाभ मिले. और लेकिन जब मैंने ये बात कॉलेज में मीटिंग में रखी टीचर्स के साथ, ये ऐसा एक प्रोग्राम करने का अवसर है हमारे हाथ में, हम कुछ लोगों को बुला सकते हैं और वो इस दिन सब लोग पटना एक साथ आ सकते हैं, आ रहे हैं. तो शिक्षकों ने कहा 2-3 अड़चने हैं, बाधाएं हैं. अभी छात्र जो हैं एग्जाम में है. आप में से ज़्यादातर बच्चे अभी एग्जाम दे रहे होंगे. फर्स्ट ग्रेड में छात्र का एग्जाम दे रहे हैं अभी, है ना? तो आप लोग एग्जाम ठीक जा रहे हैं आपके? चलो बहुत बढ़िया. अब तो सब सब्सिडी पेपर बचाना केवल. हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड. और काफ़ी सारे छात्र अभी ऐसे जिनकी क्लासेस शुरू भी नहीं हुई. आज ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि जिनका आज यहाँ पर फर्स्ट इंट्रैक्शन है, फर्स्ट क्लास है? अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार तालियां एक बार के लिए भी. तो एक ऐसा मौका, एक ऐसी क्लास का, एक ऐसे इंट्रैक्शन का, एक ऐसे सेशन का, एक सेमिनार का जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा. हो सकता है आपको ताउम्र याद रहे. वो मौका आपको क्यों ना दिया जाए, है ना? फिर हुआ कि ईद का पर्व भी है, तो हो सकता है कि बच्चों को ईद के दिन पढ़ने का मन ना करे, कुछ नया सीखने का मन ना करे. हम बोले ईद के मुबारक मौके पे तो मुबारक काम और पाक काम और करना चाहिए. और हमारा सीमेज का छात्र कोई मामूली छात्र नहीं है. वो ईद हो या दिवाली हो, जब उसको कुछ सीखना होगा, पढ़ना होगा, अच्छा काम करना होगा, हर एक दिन आएगा. और ये आखिर इस तरह के सेशन हमें क्यों करने चाहिए? क्या हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसका क्या महत्व है? देखो, कहते हैं कि न्यूटन का लॉ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है. सुनो, आपने जीवन में भी बहुत बड़ा कार्य करना है. आगे की बात ना करूं, कम से कम अगले 3 सालों तक जो छात्र अभी नए आए हैं उनको 3 सालों तक जो अपना एक अभियान, जो अपना, मैं कहता हूँ कि उनके जीवन का एक बड़ा यज्ञ है जिसको उन्हें आहुति देनी है, स्वयं की आहुति देनी है, स्वयं को उसमें न्यौछावर करना है, डेडिकेट करना है अपने आप को. इस कार्य के लिए आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा चाहिए. बिना ऊर्जा के पत्ता भी हिलता है क्या? अगर पत्ता भी हिलता है तो उसको हवा चाहिए. क्या सुनो, अगर हवा नहीं है तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है. तो आपके अंदर भी ऊर्जा है. गाड़ी बिना ईंधन के चलती है. तो कहते हैं, अब शिवाजी महाराज ने 10,000 की फौज के साथ 10 लाख के फौज को हरा दिया. तो क्या अस्त्र शस्त्र से ही हराया? केवल कहीं ना कहीं उनके जो सिपाही थे उनके अंदर में बहुत ऊर्जा थी. तो मेरे पास नए नौजवान, नए सिपाही भर्ती हुए हैं. सबका अपना एक मिशन है. जब तक इनके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तब तक ये इस मिशन में सही से जुड़ नहीं पाएंगे. अच्छा, 3rd ईयर के छात्र, आज यहाँ 3rd ईयर के छात्र कितने आए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब पूरा भरा पड़ा है 3rd ईयर में. एक बार जोरदार ताली 3rd ईयर के छात्रों के लिए. तुम्हारे लिए जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन और आज इस सेशन का अपने आप में सबसे बड़ा महत्व, अलग महत्व है. दिस इज योर लास्ट ईयर एंड यू हैव गॉट योर इंपॉर्टेंट मिशन जस्ट वेरी क्लोज इन फ्रंट ऑफ यू, अहेड ऑफ यू. अभी आपका जो पिछला बैच जो पास आउट किया अभी इस साल, जो बैच इस साल पास आउट किया, उसने एक नई लकीर खींच दी है, उसने एक नई इबारत लिख दी. अब लक्ष्य आपका है, जिम्मेवारी आपकी है कि उससे भी बड़ी लकीर खींचना, उससे भी बड़ी इबारत खींचना और फिर साबित करना कि सिविल संस्थान जो नया एक इतिहास लिख रहा है बिहार में. आज विप्रो बिहार में कभी पहले आई थी कि भाई 75 बच्चों को, 63 का फिगर था, बढ़ करके 75 हो गया. 75 छात्रों को विप्रो ने कभी बिहार से पहले हायर किया, कभी जॉब ऑफर किया. अब आपके बैच में क्या 75 ही होना चाहिए कि उससे ज्यादा होना चाहिए?
अब ये थर्ड ईयर इस चीज़ को इंश्योर करेगा, मुझे बड़ी खुशी है। मैं देखता हूँ थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो है वो विप्रो के पोर्टल पे, टीसीएस के पोर्टल पे, इन्फोसिस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होकर के अपने असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं। तो ये आपको ये मिशन पूरा करना है और आपके लक्ष्य जो है वो अब आपके सामने है। और जब सिमेज की शुरुआत हुई थी 2009 में, तब हमने एक छोटा सा, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात रही थी, या हमने एक बार एक इंटरव्यू में मैंने एक अखबार को कह दिया, क्योंकि अखबार में भी जब कहना चाहिए तो बुलंद हौसले से बड़ी बात कहनी चाहिए। मैंने कहा कि उन्होंने बोला सिमेज क्यों आपने शुरू किया? मैंने कहा कि सिमेज को शुरू करने का मेरा उद्देश्य है कि बिहार से छात्रों का पलायन रुकना है। बिहार से पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए छात्रों को मजबूरन बाहर जाना पड़े। उनको बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बिहार में ही उनको तकनीकी कौशल मिले, बिहार में ही उनको रोजगार मिले। बच्चा बाहर क्यों जा रहा है? प्लेसमेंट के लिए जाता है कि भाई अच्छा करियर मिलना चाहिए, अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए, टेक्निकल स्किल मिलनी चाहिए। अगर हम उनको वो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं सब कुछ बिहार में दें, और फिर अगर कंपनियां बिहार में आकर के बच्चों को यहीं पे रोजगार दें, क्या आपको लगता है तब भी वो शौक में बाहर जाएंगे कि नहीं अपना शौक है मेरे को बाहर में पढ़ना? ऐसा कुछ है क्या? दूसरे राज्यों में तो ऐसी मजबूरी नहीं है। हाँ, जो अच्छे देश के शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पढ़ने के लिए जब आपका आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, मौका मिल रहा है, जरूर जाएंगे। लेकिन मजबूरी बस चूंकि राज्य में अवसर ही नहीं है, इसलिए राज्य के बाहर जाना पड़ता है हर एक छात्र को। ये विडंबना है, तो इसको बदलना है। किसी ने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी बात बोलना आसान है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बिहार से हमेशा बच्चे बाहर जाएंगे, बिहार में कभी भी बच्चों को सुविधा नहीं हो पाएगी, बिहार में पढ़ने का कंसेप्ट कभी नहीं आ पाएगा। अब जब एक व्यक्ति बोलता है तो हो सकता है कि वो बात अपने आप में छोटी बात हो सकता है वो संभव है, हो सकता है उसमें बाधाएं हैं, हो सकता है वो मुश्किल हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे संग ये मिशन कोई 50 लोग ठान ले, कोई 100 लोग ठान ले, क्या तब भी यह मिशन असंभव होगा? हाँ, नहीं ना होगा संभव। और आज इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं? आज अगर इस हॉल में 1000 बच्चे बैठे हैं और 1000 बच्चे ठान लें कि बिहार से शिक्षा के माहौल को बदलना है, कि बिहार से नौजवानों को बाहर नहीं जाना है, कि बिहार में ही देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी है, और बिहार के नौजवान बिहार में रहते हुए, पढ़ाई करते हुए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का मुकाबला करेंगे, तो क्या ये सपना, क्या ये लक्ष्य संभव नहीं होगा? तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, तुम्हारा टारगेट बिल्कुल एकदम सामने है। जैसा प्लेसमेंट, जिस तरह की सफलता 2015 में पास आउट बैच को मिली है, उससे बड़ी सफलता की लकीर तुम्हें खींचनी है, एक नया इतिहास बनाना है। मैं तुमको बताऊं, मुझे एक अखबार में विज्ञापन जा रहा था, तो विज्ञापन देते वक्त पिछली बार जब विज्ञापन गया था तो सुबह पापा ने अखबार पढ़ा, बोला कि बेटा तुम्हारे अखबार में जो ऐड आया है, इस ऐड में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसको रुक के पढ़े। तो मैंने खुदा सर, आपके प्रिय शिक्षक, हम दोनों मिलकर के विज्ञापन बनवा रहे थे कि भाई अच्छा विज्ञापन देना है ताकि पूरे बिहार में सही मैसेज जाए। तो हम लोग बहुत सोचे कि क्या दिया जाए, इसमें क्या लाइन लिखा जाए कि भाई लोगों को लगे कि भाई कोई बड़ी बात हुई है। बहुत सारे लाइन उसमें दिमाग में हमारे आए। फिर फाइनली हमने उसमें पूरे अखबार में एक हेडिंग लिखी, बड़ी सारी, एक ही हेडिंग लिखी, ऐसा प्लेसमेंट बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। दिस वाज द हेडिंग। और क्या तुम लोग नहीं चाहोगे कि 2016 में हम कह सके फिर से कि ऐसा प्लेसमेंट बिहार में पहले कभी नहीं हुआ? थर्ड ईयर की जिम्मेदारी है। अगर तुम लोग नहीं मेरा साथ दोगे तो फिर हम ये बात दोबारा लिख नहीं पाएंगे, बोले कि 2015 बेहतर हुआ था। आप समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे इस दुविधा को तुमको दूर करना है। अगले साल हम फिर से लिख सके कि ऐसा प्लेसमेंट बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। ये चीज 2016 के बैच को, जब पास आउट बैच होगा उसको करना। आप लोग लग गए हो मिशन में, मैंने तस्वीरें देखी, आप लगातार प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उससे काम होगा। लेकिन हाँ, जब रास्ते में जब कोई आदमी सफर में निकलता है ना, तो बीच में ईंधन घट जाता है, ऊर्जा घट जाती है, हौसला घट जाता है, हिम्मत घट जाती है। तो आज आपको जितना ईंधन चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, जितना हौसला चाहिए, वो आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से भी उड़ान होती है। तो आज आपको भरपूर हौसला मिलेगा,
इस हौसले के बल पर आपको अपनी उड़ान लेनी है। और हौसला कहां से आएगा? इधर उधर चारों तरफ दूर दुनिया जहां जाने की जरूरत नहीं। जब हमारे अपने बिहार से कोई नौजवान एक सपना लेके निकलता है और रास्ते की सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने सपने को पूरा करता है, मुझे लगता है आपके भी मन में कहीं ना कहीं आएगी ना कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अब मैं एक तस्वीर कभी आपको दिखाऊंगा जब आपकी क्लास में आऊंगा। आज तो मैं कोई अपना लैपटॉप लेके नहीं आया। मैंने एक तस्वीर देखी, मेरा माइंड में एकदम वो तस्वीर बैठ गई, जम गई, और मैंने वो तस्वीर फिर अपने सारे शिक्षकों को दिखाई। तो मैं बड़ा उदास था उन दिनों, कहीं पर कुछ बहुत मुश्किलें आ रही थी और मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था कि मैं किस तरह से इस मुश्किल को पार पा सकता हूँ। वो तस्वीर थी एक व्यक्ति की जो पजामे को घुटने तक मोड़ करके झाड़ू लगा रहा था, एंड ही वाज क्लीनिंग, एंड उसमें सारा उसका आलेख था कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द बीजेपी ऑफिस एवरी डे इन द मॉर्निंग। वो रोज बीजेपी कार्यालय को झाड़ू लगा के सफाई करते थे। एंड ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इफ नरेंद्र मोदी वाज क्लीनिंग द ऑफिस, जो झाड़ू लगा रहे हैं रोज, आप अगर आज कहीं जाएं और वहां जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, कि आपके मन में ये भाव आएगा कि ये देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है, ये देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन सकता है? ऐसा भाव आपके मन में शायद आएगा ना आए, लेकिन आप समझिए संभावना वहां तक छिपी हुई है। तो आप तो आज पटना के एक अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। जिसके पास 10,000 रुपए का पूंजी निवेश करने का क्षमता थी, उसने इंफोसिस की स्थापना कर दी। तो आप तो आज एक बेहतर स्थिति में है। क्या आप उनसे बड़ा काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। संभावनाएं अनंत है। उन अनंत संभावनाओं को, उस बीज को पुष्पित और पल्लवित होने के लिए सही खाद चाहिए, सही वातावरण चाहिए। और आज आपको बेहतर से बेहतर खाद, ऊष्मा, सूर्य की सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको आज वो प्रेरणा मिलेगी। ये एक दिन यदि आप सोच रहे, आज आप इस, जैसे कहते हैं ना कि फोन जो है वो किस मोड में है, नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वाइब्रेशन मोड है, साइलेंट मोड है, रिंगर मोड है, आप उस मोड में बैठो आज कि जो भी कुछ यहाँ इस मंच से मिलेगा उस सारी चीजों को आपको ग्रहण करते हुए, समाहित करते हुए अडैप्ट करना है, अपने अंदर उसको समाहित करना है। एक चाणक्य की जो प्रेरणा थी वो पूरे के पूरे साम्राज्य को बदल देती है। तो क्या आप में उस क्षमता है कि आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं? चाणक्य आपके बीच आज आए हैं, आपने क्या बनना है? अच्छा, कहते हैं जैसे कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसके पहले माइक टेस्टिंग होती है ना, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग किया जाता है, 1 2 3। हाँ, तो हम कहते हैं माइक टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन ऑडियंस टेस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है ना? तो तुम लोग सब जो आज बैठे हो, क्या इस प्रोग्राम को सही से इसका आनंद लेने को, इसका लाभ लेने को आप लोग एकदम बिल्कुल मोड सही है? कैसे सुनना है? कान से सुनना है कि ध्यान से सुनना है? हाँ, कान से नहीं, आपको सुनना है ध्यान से। और आपका ध्यान है कि नहीं, इसकी मैं चेकिंग करता हूं अभी। ये इट हैज टू बी इंटरैक्टिव। मेरी बातचीत हो रही थी चाचा जी से, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मैं भाषण देना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चों से इंटरेक्शन हो। तो आप सब लोगों को एक अवसर मिलेगा, जब भी कोई प्रश्न पूछे जाए तो आप जवाब दें, आप अपने हाथ उठाएं। तो सब उसके हिसाब से तैयार हैं? अच्छा, एक काम करो, जितने भी लड़कियां हैं, जब मैं गर्ल्स बोलूंगा तो लड़कियां हाथ उठाएंगी, और जब मैं बॉयज बोलूंगा तो क्लियर है ना? रेडी? ऑडियंस टेस्टिंग। गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, बॉयज। काफी तक नहीं है, ऊपर में नहीं देख पाया। अच्छा, एक चीज और, इंटरेक्शन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपनी बात को रख करके इंटरेक्टिव बनाएंगे। आप अपना मैसेज, जब आपको कोई बात अच्छी लगती है, जब आपको कोई चीज समझ में आती है, तो आप क्या करते हैं? नोट कर, यहाँ नोट नहीं करना है, यहाँ से दिमाग में नोट करना है। मेंटल नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि आप कागज पर ही नोट करें। अगर स्पीकर चाहते हैं कि आप कागज पर नोट करें, आप करें। अदरवाइज मेरा मानना है कि बिल्कुल फुल अडैप्टिव मोड में, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब आप बैठेंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में पूर्ण रूप से सेव होगी, कुछ भी इधर उधर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा कंप्यूटर को, हार्ड डिस्क को क्या करना है? डिफ्रैगमेंटेशन करके बैठोगी, एकदम क्लस्टर्ड, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। समझ गए बात को? तो आपने क्या करना है? आपने रिस्पॉन्ड करना है ताली बजा करके। क्लियर है? यस सर। क्यों नहीं चेक कर लें? जब मैं 1 बोलूंगा तो आप एक बार ताली बजाएंगे। ये आर्मी का सिस्टम है, तो तुम लोग भी आर्मी के जवान से कम नहीं हो, है ना?
तो अगर मैं एक बोलूंगा तो कितनी बार ताली बजाओगे? इसका मतलब है कि एक बार में पूरे हॉल की ताली बजनी चाहिए, 2 बार नहीं बजनी चाहिए। और जब मैं 2 बोलूंगा तो सब बच्चा कितनी बार ताली बजाएगा? 2 बार। क्लियर है? रेडी? चेक कर लूं। 1। ये देखो ट्यूनिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ, लास्ट तक में कुछ चला था ना, ठीक है? फिर से 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2। बढ़िया ट्यूनिंग है। तो I think mic testing and audience testing is over now, and I'm really happy. This is my dream come true. ये मेरे सपने के सच होने जैसा है। मैं तुमको बताऊं, 2003 में जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग के सेगमेंट में एंटर किया था, it was not exactly education, it was training. We were into training students, we were providing them training, soft skills, we were providing them communication skill training, technical skill training, computer networking, hardware training, and the intention was to train the students and place them. ये शुरुआत हमने जब की थी, आज से लगभग 11-12 साल पहले, तो उस वक्त मैंने गाइडेंस अपने घर में भी लोगों से लिया, और ये तो मैं बहुत बात की बात कर रहा हूँ, बचपन से अगर मैंने किसी से गाइडेंस के लिए किसी की तरफ देखा है तो वो है मेरे चाचा श्री राजीव अग्रवाल जी। और ज़्यादा मुलाकातें और बहुत ज़्यादा बातें मेरी उनसे नहीं हो पाती थी, लेकिन बचपन से ही कहीं ना कहीं एक छवि मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान और थोड़ा एक, मुझे लगता है कि एक जेलसी का भाव भी था। वो इसलिए था क्योंकि जैसे क्या होता है ना, छोटा बच्चा जब घर में होता है, और 2 व्यक्तियों ने मुझे बचपन में बहुत परेशान किया, एक राजीव अग्रवाल के नाम ने और एक नंदू अग्रवाल के नाम ने। नंदू अग्रवाल मेरे पापा के फ्रेंड हैं, तो ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बचपन से सुनना पड़ता था जब मैं क्लास 4 में था कि नंदू जब 4 में था तो 6 तक की पढ़ाई पूरी कर लेता था। तो अब मैं सोचता था कि नंदू क्यों पापा के दोस्त हो गए। बड़ी समस्या है। और उसी तरह से मम्मी जो है वो राजीव चाचा के बारे में बोलती थी कि भाई तुम ऐसे पढ़ रहे हो, वो ऐसे पढ़ते थे। हम बोले भाई क्यों पढ़ते थे ऐसे, अगर वो ऐसे ना पढ़ते तो हमारा बचपन कितना आसान होता है। तो वो बचपन से हमें सुनना पड़ा। तो लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के मन में एक होता है ना, एक छवि बन जाती है, एक आइडियल आप एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं, और फिर आपको लगता है कि नहीं, उनके रास्ते पर आपको भी चलना है, और अगर जिस तरह से उन्होंने एक पदचिन्ह छोड़े हैं, अगर आप उस पर चल सको तो आप भी अच्छा कर सकते हो ना, जब उन्होंने अच्छा किया है। तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था, एक विजन था, बचपन से उस तरह की प्रेरणा मिली। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, ये बात मैंने शायद कभी किसी को नहीं बताई, आज पहली बार आज यहाँ इस मंच पर बोल रहा हूँ। घर में भी मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की। बचपन में एक बार चाचा घर पे जब आए हुए थे, वो छोटा था मैं, और मैं रात में उठा, मुझे शायद बाथरूम जाना होगा, तो हम लोग छोटे से मकान में किराए के घर में रहते थे, कमरे से बाहर निकल गया, ड्राइनिंग रूम था, वहाँ पर एक बड़ी सारी परछाई बड़ी जोर हिल रही थी। तो मुझे बड़ा डर लग गया, मैं दौड़ के वापस कमरे में जाके सो गया। तो थोड़ी देर के बाद में फिर जब निकल के आके देखा तो चाचा जी जो है वो घूम घूम के पढ़ रहे थे। ही वॉज देयर, वो छुट्टियों में वो पढ़ाई के लिए आए हुए थे, एंड मुझे लगता है रात को 2-3 बज रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में, इनके अंदर इस तरह की लगन, इस तरह की वो जिजीविशा, इस तरह की एक जुझारूपन था। इन्होंने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई कि जब इनके फाइनल्स के एग्जाम्स थे, सीए फाइनल्स के, इन्होंने सीए फाइनल में इंडिया लेवल में टॉप रैंकिंग में आया। तो जब इनके एग्जाम थे, फाइनल पेपर्स चल रहे थे, उस वक्त इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि ये खुद से अपने सहारे एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाए। इनको एग्जाम हॉल तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों का मदद, और वहां पर जाकर के जब ये एग्जाम लिख रहे थे, इन्होंने बताया कि एक स्थिति ऐसी आई एग्जाम लिखते वक्त कि क्या क्वेश्चन था वो याद रहना भूल गए, और क्या आंसर लिख रहे हैं वो इनको दिमाग में नहीं है, बस लिखते जा रहे हैं। और इस तरीके से जब ये इस विकट परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति पूरे इंडिया में टॉप रैंकिंग में आ जाए, आप समझ रहे बात को, तो फिर इसका मतलब है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उस तरह से जब आपकी तबीयत खराब है तो आपके पास एक बड़ा मजबूत बहाना है।
आप अगर घर बैठेंगे तो भी आपको पूरा परिवार की सहानुभूति मिलेगी। आपके सारे शिक्षक, आपके सारे छात्र मित्र सब आपके साथ खड़े होंगे कि भाई इस तरह की हालत इसके संग हो गई। सबकी सहानुभूति मत लेना, सबसे ईर्ष्या ले लेना, लेकिन सबकी सहानुभूति। And he used to get some scholarship while he was studying. He used to get some internship money. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, आर्टिकलशिप करनी होती है, और बहुत थोड़ा सा पैसा दिया जाता है आपको, और आपको मेन काम करना पड़ता है, काम करके सीखना पड़ता है। मैं छोटा था, पटना में एक सर्कस लगा, और हमने घर में जिद की कि हमको सर्कस देखना है। तो हो रहा था कि सर्कस दिखाया जाएगा, चाचा आए हुए थे, उन्होंने सुन लिया, और उनको जाना भी था अगले दिन, उसी दिन। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, हमारे को सर्कस का टिकट मेरे को दे दिया, ये लोग जाओ सर्कस, तुम सब लोग पूरा दिखेंगे। और जब हम वहाँ सर्कस देखने गए तो हमें सबसे आगे का, जैसे मान लो यहाँ आगे का रो है, वहाँ पे बैठाया गया। इट वॉज लाइक VIP फील टू मी। और मुझे लगा कि चाचा के पास तो अभी इतने पढ़ रहे हैं, वो उनके पास तो फंड भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। पापा वॉज वेरी एंग्री कि भाई व्हाई ही स्पेंड सो मच मनी। लेकिन उनके अंदर ये चीज़ मैंने उस समय, जब वो छात्र थे, जैसे आज आपकी उम्र है, मुझे लगता है वही उनकी उम्र रही होगी उस वक्त, आपसे कुछ छोटे ही रहे होंगे शायद। और he was earning through his articleship and internship, and he bought the most VIP seats of the circus because I said that I want to see circus. And मेरे दिमाग में रहा कि भाई ये शुरू से ही अपने लिए पहले भी सोचते हैं, हमेशा बाद में सोचते हैं, और दूसरों के लिए पहले सोचते हैं। ये उनका मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में शायद आई, और फिर मैंने जी देखना हमेशा, चाहे परिवार में किसी को भी आवश्यकता रही हो, किसी को कोई कमी रही हो, कहीं कोई मुश्किल आई हो, अगर कोई आदमी सबसे पहले पहुंचा तो ही बस राजीव अग्रवाल। एंड दैट चेंज माई परसेप्शन कि अगर आदमी बड़ा जो है वो अपनी बातों से नहीं बन सकता है, आदमी बड़ा अपने काम से बन सकता है। अगर आप अपने एक्शन से ये प्रूफ करेंगे कि आप बेहतर इंसान हैं, तो सारी दुनिया आपको बेहतर मानेगी। आपके किए गए काम कहीं नहीं जाएंगे, आपकी बोली गई बातें खत्म हो जाएंगी, उनका कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छा किया है तो उसका महत्व आपको हमेशा मिलेगा। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ गुड विथ योर एक्शंस, नॉट विथ योर वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स louder than the words. So this is another lesson which I got from him. There are n number of lessons which I got from a person like Rajiv Agarwal, and which I would love to share sometime in your class. And we need to identify people in our life. आप सबके जीवन में इस तरह कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत होंगे, और नहीं तो खोजने पड़ते हैं प्रेरणा स्रोत, और उनसे आपको जहाँ जहाँ जैसे सबक मिले, जैसे लेसन्स मिले, अगर उनको आप अब्जॉर्व करते चले तो फिर जीवन में आपको कोई आगे बढ़ने, आपके उसूल बनेंगे, आपके प्रिंसिपल बनेंगे, आपकी आस्थाएं बनेंगी, आपका विश्वास बनेगा, और उन्हीं उसूल, आदर्श और आस्था और विश्वास के ऊपर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। तो मैं आज बहुत स्वागत करता हूँ राजीव अग्रवाल जी का, अपने चाचा जी का, कि आज उन्होंने 7 साल के बाद आज उनका इस तरह का एक कार्यक्रम मैं करा पा रहा हूँ। सेमेस्टर की शुरुआत से ही ये परिकल्पना हमने रखी थी। चाचा ने कहा था कि मैं कभी भी जब भी तुम बुलाओगे तुम्हारे यहाँ क्लास में आऊँगा, लेकिन ना उस तरह का संजोग हो पाया इनके बिजी स्केड्यूल में, और कई सारे चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में लिए, कई सारे बाधाएं इनको झेलनी पड़ी, और उन सारे चैलेंजेस को आगे बढ़ते हुए आज जहाँ जिस मुकाम तक के पहुँचे हैं वो अपने आप में एक आदर्श हैं। उससे सीखने की आवश्यकता है। मैं इसे कभी एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। अभी मैं इनसे कल रात को पूछ रहा था कि आप अभी जिस कंपनी में है, निलॉन्स, आपने नाम सुना है? Yes, तो निलॉन्स वाज ऑलमोस्ट 40-45 ईयर ओल्ड कंपनी, और 44 कितना आई डोंट नो, चाचा आपको सही से बता पाएंगे। तो उतने साल पुरानी कंपनी में उनका टर्नओवर था 8 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट वाज टर्नओवर 8 करोड़। एंड एट दैट मोमेंट द ओनर ऑफ द कंपनी एक्सपायर्ड। ओनर की मृत्यु हो चुकी थी, और एक नए ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो व्यक्ति उस संस्थान को, निलॉन्स को, जो कि 14 करोड़ के टर्नओवर से घट करके आ गया था 8 करोड़ पे, और बड़ा साफ दिख रहा था कि ये अगर नहीं रोका जाएगा अभी तो ये खत्म थोड़ा दिन में कंपनी, क्योंकि जो इसको चला रहे थे, गाइडिंग फोर्स थे, वो रहे नहीं, और जो उनका लड़का था वो बड़ा यंग था, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। At that juncture, Rajiv Chacha ji, he accepted the opportunity or the challenge, or he thought the challenge to be an opportunity. He joined that company. It was a very small company in comparison to his stature.
उनके जो जगह का जो एक्सपीरियंस था, जो उनका ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह की कंपनियों में, पी साईनाथ ग्रुप जिसमें कि ये US में वाइस प्रेसिडेंट थे, US का पूरा डिवीज़न उन्होंने खुद इस्टेब्लिश किया था। तो उतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मिलॉन्स एक बहुत ही छोटी कंपनी में बहुत छोटा टर्नओवर था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी या चैलेंज को स्वीकार किया। एंड देन पहली ही मुलाकात में जब सारा असेसमेंट चाचा ने किया, उसके बाद उन्होंने सारे असेसमेंट्स को करने के बाद 2-3 दिनों के बाद जब अपनी एक रिपोर्ट बनाई कंपनी को लेकर के, उन्होंने बोला कि भाई इस साल का जो मेरा टारगेट होगा टर्नओवर का, वो 8 करोड़ है इस साल, मैं इस साल इसको 16 करोड़ कर दूंगा 100%, और उसके अगले साल 32 करोड़, और 5 साल में 100 करोड़। जो उनके ओनर ग्रुप्स थे, जितने भी ओनर फैमिली में जितने भी लोग थे, दे वर लाइक सरप्राइज, इज इट पॉसिबल 100% का ग्रोथ रेट हर साल पाना? ये किसी भी कंपनी में ऐसा होता है क्या? यूजुअली ऐसा नहीं होता है। 100% ग्रोथ रेट हर साल, वो 5 साल में फिर 100 करोड़, फिर उससे भी अधिक का टारगेट। दे वर थिंकिंग लाइक कि हमने बहुत गलत आदमी को ले लिया, कहीं ये आदमी जो है ये हमारी कंपनी को इतना एग्रेसिव तेज बढ़ाने के चक्कर में पूरा का पूरा डुबा ना दे, पूरा का पूरा गड़बड़ा ना दे। तो दे वर वेरी एप्रीहेंसिव। बट देन जैसा कि दादा जी ने बताया, और जैसा कि आप सब लोग नेट पे चेक कर सकते हैं, मिलॉन्स का टर्नओवर उसके अगले साल 16 करोड़ से भी ज़्यादा हुआ, 22 करोड़ हो गया, 8 करोड़ से। 5 साल में 100 करोड़ नहीं, 135 करोड़ हुआ। और अभी लगभग 10 साल हुए हैं, और 10 साल में 300 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 100% से ऊपर के ग्रोथ रेट से अगर इन्फॉर्मेशन बढ़े तो उसको फिनोमिनल ग्रोथ कहा जाएगा। वो ग्रोथ शायद ही कोई कंपनी दिखा पाती हो, वो भी 44 साल पुरानी कंपनी जो आज तक नहीं दिखा पा रही थी। आज आप रेल में भी जाते होंगे तो आपको मिलॉन्स का चार्ज मिलता होगा शायद। तो एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, और आज वो सारा कुछ सीखने का आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और मैं साथ ही आज स्वागत करता हूँ श्री आनंद केडिया जी का, दादाजी के मित्र रहे हैं। मैंने आप लोग को आज इंटरनेट पे जब आपको सूचना दी गई थी तो वहाँ लिखा गया था कि ये 3 दोस्तों की कहानी है, बिकॉज राजीव अग्रवाल एंड आनंद केडिया एंड देन राजेश अग्रवाल, ये तीनों ही व्यक्ति, ये जैसे आज आप कॉलेज में दोस्त आपके कई सारे हैं, ये भी अपने शिक्षण संस्थान में जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ ये तीनों दोस्त तीनों साथ पढ़ रहे थे। राजीव चाचा वाज सीनियर आई गेस। तो और वहाँ तीनों बिहार से, हमारे बीच आनंद केडिया जो है वो गोपालगंज से है, और राजीव अग्रवाल वारसलीगंज नवादा जो हमारा घर है, जो हमारा गृह जिला हुआ, और राजेश अग्रवाल जो भी कुछ देर में आपके बीच आएंगे कि इस पूर्णिया। तो आपको सबको ऐसा लग रहा है ना कि आप ही के बीच से निकल करके लोग आगे बढ़े और सरकारी स्कूलों में, गाँव में पढ़ाई करे इन लोगों ने, जहाँ पे शायद आपने भी पढ़ाई की होगी। तो बिल्कुल अभी तक का जो पूरा लाइफ स्पैन है आपका और उनका, आपके एज तक में, वो सब कुछ क्या था? बराबर सेम है, ठीक है। और उससे फिर आगे बढ़ते हुए इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की, फिर और तरह के चैलेंजेस लिए, और इंटरनेट पर हमने इसलिए लिखा था कि ये 3 दोस्तों की कहानी होगी जो कि आपको बिहार से ही है। और ये बात की एक बात मैं यहाँ पे इंटरनेट की बात के बारे में मैं तुमको बताना चाहूँगा कि आज कुछ एक बच्चों ने मुझे कहा कि सर इतना अच्छा सेमिनार करवा रहे हैं और इतना मतलब आना ज़रूरी है क्या? किसी ने ये भी पूछा कि कंपलसरी है क्या? कुछ लोग तो इस डर के मारे भी आए हैं कि कंपलसरी है, ये सब हो। तो हम बोले कि देखो ऐसा है ना, तुम लोगों से मेरे को बहुत प्यार है कि नहीं है? और कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इज इन लव एंड, तो हम लोग दोनों के बीच में जिस तरह का संबंध है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि सज्जन को सम्मान से, सज्जन को सम्मान से, लोभी को लाभ से, लोभी को लाभ से, विद्वान को तर्क से, और दुष्ट को दंड से। तो अब आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको समझ लेना चाहिए, समझ रहे हैं? लेकिन साम दाम दंड भेद, ये चाणक्य की नीति है, तो ये इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि हम लोग दोनों के बीच में कौन सा संबंध है?
लव एंड वॉर तो उसमें सब जायज़ है। तो आज आप सब लोग जो हैं यहाँ पर आए, इनको उसका लाभ मिलेगा, पूरी ऊर्जा मिलेगी। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट श्री आनंद केडिया जी। ही इज़ अ मैन जिनके लिए मैंने ज़्यादा से बात की। उन्होंने कहा कि उनके बारे में अगर एक लाइन में कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि धुन के पक्के व्यक्ति हैं, जो ठान लेते हैं, जो ठान लेते हैं उसको पा करके ही दम लेते हैं, जो सोच लेते हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई मुझे। with his permission I would like to share that small story that when he has done his chartered accountancy, उनको एक अच्छा करियर उनके सामने था। He could have easily started his career as a practitioner or as a professional or as a team member in any multinational company, लेकिन उन्होंने कुछ और ठान लिया। उन्होंने ठाना कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठूंगा, मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करूंगा। और जब उसकी तैयारी में लग गए तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये तैयारी जितनी हो रही है उतनी काफ़ी नहीं है, और तैयारी करने की ज़रूरत है। और नींद आ जाती थी पढ़ते पढ़ते, इतनी ज़्यादा देर तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि नींद ना आए इसका क्या उपाय हो सकता है। तो आपने शायद कभी कहीं सुना होगा या कहीं पिक्चर देखी होगी कि कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई करते करते छात्र क्या कर रहा है, वो नींद ना आए उसने अपने सारे बाल कटवा लिए और सिर्फ एक बड़ी सी चोटी रख ली और उस चोटी को कहीं बांध लिया। तो मुझे जैसा चाचा जी ने बताया कि आनंद केडिया जी ने लिटरली वही काम किया। उन्होंने अपने सारे बाल कटवा कर चोटी रखी थी, उसको बांध दिया कि उन्हें नींद ना आए। और ये दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक आप समझिए। जब इन्होंने फिर IAS का एग्जाम क्वालिफाई किया, ये बिकेम एन IRS ऑफिसर, तो ये मैसेज क्या मिला कि अगर आप ठान लें तो उसको आप अचीव कर सकते। तभी मैं हमेशा अपने छात्रों को एक बात कहता हूं, जीवन में हमेशा इधर यू हैव वीक एक्सक्यूजेस, इधर यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर और वीक एक्सक्यूजेस। या तो आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है या आपके पास कमजोर बहाने हैं। तो जो भी चीज आपको रोक रही है लक्ष्य को पाने से, वो हर एक चीज जो आपको रोकती है वो क्या है? कमजोर बहाने। अदरवाइज सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति की जो शक्ति है उसके जीते जाते मिसाल है हमारे बीच राजीव अग्रवाल, हमारे बीच आनंद केडिया और हमारे बीच अभी आएंगे राजेश अग्रवाल। तो अधिक समय न लेते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री आनंद केडिया जी को कि वो छात्रों के बीच आए।